Namaskar, greetings, gratitude. I welcome you all to the Star Talks episode number 31. And today, with me on the hot seat is Miss Kavita Pant, who is an author and a poetess. बहुत बहुत स्वागत है आपका कविता जी इस मंच पे। बहुत थैंक यू तुमने बुलाया, मुझे एक अच्छा मौका दिया है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात। थैंक यू माय प्लेजर। मैं आपको छुटपन से जानती हूँ, तो हम गाना गाया करते थे, आपने संगीत सीखा हुआ है, और आज मैं आपको देखती हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप एक लेखिका हैं, आप एक कवित्री हैं। तो ये कैसे, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुंची, थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली क्या है कि घर में मम्मी तो लिखती थी, स्टोरी भी लिखती थी, पोएम्स लिखती थी, गाने लिखती थी, यहाँ तक कि कुछ नॉवेल टाइप भी लिखा था उन्होंने। और एक बार उन्होंने भेजा भी था हवा महल के लिए, पहले आया करता था रेडियो में हवा महल, लेकिन तब लोगों के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी, हम लोग हाथ से लिख के भेज दिया करते थे ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि किसी और नाम से, हम सब ने सुना किसी और के नाम से, वो मोहल्ले की मौसी करके था एक, उसको कहानी को रूपांतरित करके नाटक में और किसी और का नाम लगा के हुआ, और मम्मी को पता, वो तो हम लोगों ने सुना, तो इस तरह के धोखे हुए, तो उनकी हिम्मत टूट गई। लिखती थी वो, लिख लिख के खूब जमा किया हुआ था उन्होंने, लेकिन भेजने की हिम्मत उनकी खत्म हो गई थी, तो भेजती नहीं थी, शौकिया लिखती थी। तो वो चीज़ मुझ में भी थी, और स्कूल वगैरह में तो करवाते ही हैं, क्रिएटिविटी वगैरह का खूब हमारे भी था। तो करते करते मैंने भी 8th क्लास में सबसे पहले, जो मुझे याद आता है कि टीवी पर एक आया था, कुछ ऐसे पिक्चर जैसी थी जिसमें एक हाथ ऐसे बना हुआ था, उसने ग्लव पहना है और उसमें से कांटे निकल रहे हैं, तो उसके ऊपर एक पोएम बनाकर भेजनी थी। तो मैंने उसी समय पहले तो उसका टॉपिक एकदम से दिमाग में आ गया, उसका जो शीर्षक था, नकाबपोश कांटों से भरे हाथ, जबकि 8th क्लास बहुत, अब मुझे लगता है कि उस समय पे कैसे आया होगा, या तो ये कि मैं मैगजीन्स वगैरह भी बहुत पढ़ती थी, बहुत शौक था बुक्स पढ़ने का, तो वो शायद उस तरह से दिमाग वर्क करता था। फिर मैंने उस पर पोएम भी लिखी, तो पापा ने कहा ठीक है मैं पोस्ट कर दूंगा। उन्होंने पोस्ट की, लेकिन आया नहीं, तो मुझे लगा कि जो हो सकता है कंपटीशन था, शायद इसलिए नाम नहीं आया, अच्छे अच्छे लिखने वाले, मैं तो छोटी सी भी हूँ, ऐसा भी था। लेकिन वो ऐसे ही, मतलब पोएम तो मुझे याद नहीं रही, लेकिन शीर्षक मुझे याद था। अब मैंने कुछ साल पहले उस नाम से कहीं पर देखा, मुझे याद नहीं है मैंने यूट्यूब में देखा या कहाँ देखा, पर लेकिन अब मैंने उसी शीर्षक से दोबारा एक पोएम बनाई है, इसलिए कि वो मेरी सबसे पहली पोएम थी। मुझे याद नहीं मैंने उसमें क्या लिखा था, लेकिन आज के संदर्भ में, और इस समय तो नहीं है मेरे पास, मेरे उसमें मटीरियल में बंद है, जिसमें जो मेरा छपने के लिए जा रहा है, तो उसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं देख रही थी आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और संग्रह किया है कहानियों का, और अब आपका एक उपन्यास भी निकला है। तो ये उपन्यास कहाँ से प्रेरणा मिली? ये है, हाँ जी बिल्कुल, उपन्यास और रंगोली आसमां पर। यस। हाँ, ये एक्चुअली लिखती तो मैं थी, कहानियां वगैरह तो मैं लिख ही रही थी, तो कहानियां मैंने ऐसे शौक से लिखा, पहले मैं पोएम्स में ही थी, तो कहानी लिखना थोड़ा मुश्किल, मतलब ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, उनके मन तक हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हमारे थॉट्स उनके थॉट्स से मैच करेंगे कि नहीं करेंगे ना। तो पर मैंने शुरू में शौकिया, हो गए 20-22 साल, तो मैंने शौकिया कहानियां लिखी थी 1-2, तो कहीं पे कोई कंपटीशन था यहीं अहमदाबाद में, तो मैंने तब से ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई कहानी है तो भेज दो, तो मैंने 2 ही लिखी थी शायद, तो मैंने कहा है तो सही, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में, तो उन्होंने कहा नहीं दे दो, आपने जो भी लिखा है लिख के नीट हैंड राइटिंग में हमको भेज दो, तो मैंने भेज दिया। अच्छा, मुझे पता भी नहीं था कि ये कितने उसके लिए जा रहा है। गुजरात की 41 महिला लेखाकार जो थी, मतलब लेखिकाएं जो थी, उनकी कहानियां थी, और वो भी बड़ी सिलेक्टेड थी सब जगह से, और मुझसे पहले जिसकी कहानी छपी है वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जिसने लिखा है काजल ओझा, उसकी कहानी उसमें छपी है। तब तक मुझे पता नहीं था कि इस बुक का क्या लेवल होने वाला है। मैंने पहली कहानी लिखी जो कहीं भेजी नहीं थी,
मुझे यही नहीं पता था कि मैं उस लेवल की कहानी लिख सकती हूँ कि नहीं। तो उन्होंने मांगा तो मैंने दे दिया। मैंने कहा देने में कोई हर्ज नहीं है, क्या है, नहीं पसंद आएगी छोड़ देंगी, पर उनको अच्छी लगी बहुत और मेरी उस बुक में आ गई। अच्छा, पता मुझे तब चला उस लेवल का, और उनका भी जो लेके गई बुक कि उनकी हस्ती क्या है वो मुझे बाद में पता चली। वो अमेरिका में रहते हुए भी हिंदी का उन्होंने बहुत किया था, अंजना संधीर जी। और उन्होंने जब वो कहते हैं कि वो इतना मतलब लिख चुकी हैं, इतना कर चुकी हैं, अब तो मैंने भी देख लिया, लेकिन उस समय पे 10-12 साल पहले की बात है। तो अब मुझे लगता है कि नहीं, अगर ऐसे लोग नहीं आए होते तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं उस लेवल का लिखती हूँ, या मैं भेजूँ, शायद उतनी हिम्मत भी नहीं होती, मन भी नहीं होता शायद भेजने का। फिर एक और कंपटीशन था, उन्होंने बोला कि आप भेज दीजिए। कहानी तो थी, मैंने कहा है, लेकिन कंपटीशन के लायक तो शायद नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भेज दो, होगी तो ठीक है। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो तब मुझे मतलब थोड़ा यकीन आया अपने पे कि नहीं, लिख तो लेती हूँ ऐसी कि लोगों तक पहुंच सके, कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको और अच्छे से सराही जा रही है वो। फिर मैंने और कहानियां लिखने का मन हुआ, फिर मैं लिखने लगी। पर उपन्यास तो मैं जैसे बहुत लोगों को देख रही थी, अब मैं जब कहानी लिखने लगी फिर मैंने एक प्रतिलिपि ज्वाइन किया था। तो उसमें था कि आप धारावाहिक कुछ कहानी लिख के दो, उपन्यास टाइप का। लिखा तो मैंने था नहीं, पर वही जैसे आदत होती है लिखने की, मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं। तो 10 पार्ट्स का था, वो हुआ। मैं उसमें भी डालती गई, फेसबुक पे भी डालती गई। तो फेसबुक पे जो लोग पढ़ रहे थे, 1 बाय 1 पार्ट्स पढ़ रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं अगला पार्ट कब आएगा, अगला पार्ट कब आएगा। तो मुझे लगा इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है लोगों को, और जबकि वो टाइप करने में टाइम लगता है आपको। और मैं टाइप करती जा रही थी, मैंने कोई कहानी का वो तो बना नहीं रखा था। हाँ, दिमाग में सोचा था कि इसका मैसेज क्या होना चाहिए, उसके किरदार क्या होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं सोचा था, प्लॉट बनाया ही नहीं था मैंने। लेकिन वो बनता चला गया, बनता चला गया, और वो पूरी एक 10 पार्ट्स की लघु उपन्यास जैसा, या कहें लंबी कहानी, वो बन गई और लोगों ने बहुत पसंद की। तो प्रतिलिपि पे भी अभी मेरे 50,000 से ऊपर रीडर्स हैं। और खूब, बहुत खूब, बस बहुत वही बढ़िया। लिखना सफल हो जाता है। हाँ, फिर अभी जैसे मैं माहौल देखती हूँ, अब मैं उस नजरिए से देखने लगी, जो कहानियों का होता है ना, कि आप कोई लोगों को देखते हो, अपनी अपनी दुनिया से या लोगों के जीवन से काफी चीजें निकली हैं, उन्हीं को मैंने लिखा है ज्यादातर। उसको थोड़ा सा अपनी कल्पना में ढालकर कि ऐसा लगे कि मान लो कोई किसी की कोई समस्या है और मुझे लगता है उसका समाधान हो सकता है, और ऐसे नहीं दूसरी तरह से हो सकता था उसका सॉल्यूशन, तो मैं होती तो मैं उसको कैसे करती, क्या करती। तो अपने इस तरह से देने में कुछ कहानियां तो ऐसे भी बन गई, और जो क्योंकि दिल के पास होता है ना, लगता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। किसी लेडी के ऊपर मुझे लिखने का मन था, लड़की के ऊपर, जो कि मतलब करियर को लेकर। अभी मैंने देखा ज्यादातर लड़कियों की एक ही डिमांड होती है, मतलब एक ही ख्वाहिश होती है अपने पेरेंट्स से भी और सबसे भी, कि करियर उनकी चॉइस का हो और लाइफ पार्टनर उनकी चॉइस का हो। पर ऐसे घर की लड़की अपनी बात कैसे आगे रखे जहाँ पे बहुत सारे उसके ऊपर अंकुश लगे हैं, जहाँ पे स्कूल के बाद सीधा शादी करा दो, या चलो ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन करने दी फिर उसकी शादी करा दी। और लेकिन वो तो अंदर देख रही है, वो चाहती है। और आजकल तो वैसे भी बड़े प्रोग्रेसिव हो गए हैं सब ना। तो मुझे लग रहा था कि माहौल ऐसा है, समय ऐसा है, बच्चों के दिल की बात, अपने दिल की बात, तो 2 पीढ़ियां आमने सामने करके। और दूसरा मैं देख रही थी लिव इन रिलेशनशिप, जो हमने अपने समय पे तो कभी सुना नहीं था, जो अब सुन रहे हैं। तो हमारी पीढ़ी और जो अभी वाली पीढ़ी है उसको लेकर, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लेकर, उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स और जो भी कुछ है। और साथ में अभी क्या है कि फेमिनिज्म का इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया है कि जो पहले कभी सुनने में नहीं आता था कि लड़के भी, मर्दों को भी दर्द होता है, उन्हें भी रोना चाहिए, उनको अपने दुख निकालने चाहिए, उनके दुखों के ऊपर बड़ी बातें होने लग गई। और घर के अंदर अपने बेटों को मैंने खुद देखा है किस तरह से अपने ही घर में अपने बेटों को वो लोग दबा कर रखना, कंट्रोल करना, इस हद तक कि वो टूट जाते हैं बुरी तरह। तो वो भी मैंने दिखाया है, क्योंकि मुझे वो चीज लगी कि अति तो कहीं भी अच्छी नहीं है, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां आज भी दुखी नहीं है, बहुत हैं, क्योंकि जिनके पास पावर नहीं है वो तो बहुत दुखी हैं। बात पावर की है सारी। जिनके पास पावर नहीं है वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिसके पास पावर नहीं होगी उसी को दबाया भी जाएगा। ये तो नियम ही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। पर लेकिन जहां पर अब उनको दबाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दरिया उल्टी बहने लग जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब
समानता का समय आ गया, मेरा कहने का मतलब ये था। और पर मैंने अपनी कहानियों में अलग-अलग किरदारों के ज़रिए जो कुछ मैं देख रही हूँ, जो महसूस हो रहा है, उसको करके मैंने कहानी बनाई है। तो अभी तक तो जितने लोगों ने पढ़ी है उन्हें बहुत अच्छी लगी, मुझे आए हैं फीडबैक्स भी आए हैं रिटन में। हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका कैसा रहता है दिनचर्या? किस टाइम, किस समय लिखती हैं? कहाँ बैठ के लिखते हो? कैसे करते हो? लिखने का तो मेरा ये है कि मॉर्निंग वॉक के बाद, हम्म। जैसे सुबह का टाइम होता है उस समय मुझे अच्छा लगता है कि लिखूं। पर मोस्टली मैंने अभी, मेरा क्या है जो नया शुरू हो रहा है, मेरे 4 चीजें साथ में चल रही हैं। 2 मेरा 50% हो गया है, गजल और काव्य संग्रह एक और है, और एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास और शुरू हुआ है। पर क्या वो भी इनिशियल स्टेज पे है, तो इनिशियल स्टेज पे मैं भागम भाग नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कंप्लीट जल्दी करना है। पर हाँ, जब मुझे लगता है कि अब इसके बाद मुझे इसमें डालने के लिए अभी कुछ और है नहीं, अब मुझे इसे पूरा रूप देना है, टाइपिंग वगैरह सब साथ-साथ चलेगा, सीन बनेंगे, जो भी कुछ होगा, तो वो फिर मैं उसको, डिपेंड करता है कि किस समय कैसा मूड होता है, मैं बैठ जाती हूँ। ज़्यादातर कई बार तो सोते-सोते भी मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अभी सोना नहीं है, मुझे करना है, क्योंकि ये जो अभी दिमाग में आ रहा है ना, ये सुबह नहीं होगा। तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। तो मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसमें 2 बज गए, 3 बज गए, पर मुझे ऐसा होता है कि मेरे जो चीज़ अभी मेरे दिमाग में आई है, वो फिसल ना जाए कहीं। इसलिए कई बार क्या होता है, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, तो दिमाग तो हुँ, उसी में घूमता रहता है ना, अपनी राइटिंग में। इसी को ही ऐसा लगता है लगन कि कहते हैं। हाँ, वो दिमाग में अगर आ गया तो उस समय तो वैसे भी कोई और काम करने का होता नहीं है। तो ये तब की बात बता रही हूँ जब ये बुक मेरी काफ़ी आगे पहुँच गई थी, मतलब 3/4 हो जाती है, उसके बाद वो उस स्टेज पे आती है कि उसको आपको पूरा करना भी है, उस पे ध्यान भी देना है, फिर कहीं रॉन्ग पाथ में ना चली जाए बुक। उपन्यास में थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो वो सब ध्यान से पढ़ना है, करना है। तो वो मैंने सुबह 4:30 बजे उठ के भी किया है वो काम, क्योंकि सोने नहीं देता है, तब वो काम ऐसा होता है। ऐसा करके नहीं करती मैं कि मुझे करना है, पर वो जब, क्योंकि आपको पता है ये सामने पड़ा है, मेरी वेट कर रहा है और मुझे जाना है, मुझे लिखना है, तो फिर आप जाग ही जाते, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे नहीं बना हुआ ये, उठो जागो चलते रहो जब तक आपका गोल नहीं आपका पूरा हाँ, हो जाता। बिल्कुल इनके नहीं, पर पीछे। आपको ना बुक अपने में बांध लेती है, वो कहानी हाँ, जो होती है ना, वो आपको बिल्कुल। बांध लेती है। उस समय वो ही आपको एक पूरा परिवार नजर आने लगता है, आपको लगता है आपका यही एक वर्ल्ड है, आप इसमें ही जी रहे हो। मुझे जो अनुभव हुआ अभी तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी सबसे फेवरेट कहानी, उपन्यास जो आपको बहुत पसंद है और वो क्यों पसंद है? मैं अगर कहूँ तो फेवरेट बुक जो है मेरी, हम्म, बुक अगर कही जाए, रामायण है। इसलिए नहीं कहूँगी कि धर्म को लेकर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मम्मी ने मुझे जो भी शिक्षाएँ दी हैं, एक हम्म, लड़की के लिए जो भी सीख देती थी, कभी उन्होंने डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए। वो हमें उसके उदाहरण से बहुत कुछ सिखाती थी। उनको बहुत कुछ याद भी था उसमें से, पढ़ती थी बहुत, और उनके उदाहरण से हमें इतना कुछ सिखाती थी। आज भी मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो लिखा है, जिसने भी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, हम्म, एक्चुअली ये साहित्य जो है समाज को दिशा देने के लिए लिखा जाता था, किसी के बिल्कुल, जीवन पर लिखा जाता था। और एक बिल्कुल। राइटर हूँ तो मैं ये समझ सकती हूँ कि उसको जब हम समझाते हैं अपने तरीके से, तो उसमें जो एक वो आता है ना, जो एक बोलते हैं एसेंस जो आता है, हम्म, वो आपका अपना होता है, खुद का होता है। कहानी किसी और की है, लेकिन वो सारी शिक्षा आपके, एक टीचर होते हुए आप भी समझते होंगे। आप एक बिल्कुल। कहानी को जब बच्चों को बताते हैं, आप चाहते हैं उनको मॉरल वैल्यूज मिलें, उन तक मैसेज जाए, वो इसको एंजॉय करें, तो आप अपने हम्म, तरीके से, आपका स्टाइल आएगा उसमें, है ना, वो बिल्कुल। व्याख्या आपकी अपनी होगी। तो रामायण को मैं ये मानती हूँ कि वो एक बहुत बड़े गुरु की तरह उन्होंने लिखा है। उसकी अगर पंक्ति दर पंक्ति समझा जाए, तो मुझे हम्म, नहीं लगता कि यहाँ राम नहीं है, यहाँ सीता नहीं है। उन्होंने हम्म, शायद हर इंसान में एक राम और एक सीता को जन्म देने के लिए, हर परिवार में राम लक्ष्मण सीता जैसे किरदार लाने के लिए अपने किरदारों को ऐसा बनाया। तो मुझे लगता है रामायण से बढ़कर शिक्षा कोई दे नहीं सकता। वो बुक जो है अपने आप में जीवन जीने का, परिवार में अपने आप को एक आदर्श परिवार बनाने, आदर्श बनाने का एक वो है, आदर्श समाज, आदर्श परिवार, आदर्श इंसान, आदर्श बिल्कुल। देश, आदर्श भाई बहन। तो एक आदर्श की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो मेरे लिए रामायण से बढ़कर
फिलहाल मैं ये नहीं कहती कोई और नहीं है, मैंने शायद और ज़्यादा का इतना अध्ययन नहीं किया है, तो मुझे ये बेस्ट लगती है अभी। और कहानी में अगर मैं कहूँ, जब मैं छोटी थी, स्कूल में एक कहानी थी प्रेमचंद की ईदगाह, आपको अमित वाली, जब वो उसकी दादी सिर्फ 3 पैसे देती है, जो वही पाल रही थी बच्चे को, और जब वो जाता है वहां और वो अपनी स्थिति को समझता है कि 3 ही पैसे हैं, इससे क्या करूंगा, तो उसको मन तो बहुत था मेले में जाने का, खाने का, पीने का, सब का, लेकिन उसने अपना दिमाग कितना लगाया कि एक तो इमोशंस को सबसे ऊपर रखा उसने दादी के लिए, कि दादी का हाथ जलता है रोटी बनाते हुए। 3 रुपए का उसने चिमटा खरीदा, बच्चों ने जब मजाक बनाया तो वो उल्टा उनको बोलने लगा। कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसमें, उस जमाने से, उस समय से। और जो हम आज कहते हैं, आप जिस भी कंडीशन में हो, आप हमेशा अपने को समझो आई एम द बेस्ट, उस चीज की रिस्पेक्ट करो। आप पुअर भी हो तो आप उस चीज की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो आप हो, अपनी रिस्पेक्ट करो, ये है। तो मुझे ये हामिद की कहानी उस दिन से जो पसंद आई, उसके ऊपर कोई कहानी नहीं लगती। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छी स्टोरीज हैं, पर ये इतनी मासूम, इतनी प्यारी, इतनी मतलब बच्चों को बतानी कितनी जरूरी है कि प्यार हो तो ऐसा कि आप वहां सेक्रीफाइस करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक कविता सुना दीजिए। कविता, अभी बसंत का मौसम चल रहा है मतलब तो फागुन आ गया वैसे, बसंत पर मैंने तैयार करके रखी थी, सुनाती हूँ। मेरी बुक आराध्या से है। ऋतुराज कहते हैं बसंत को। ऋतुराज का कर अभिनंदन, भ्रमर गीत गुंजन गुंजाकर, सुख कर मलय समीर साथ, सुमन सुमन डोले चलाकर। अमलतास चंपा गुड़हल संग, फूलों के नाम है। अमलतास चंपा गुड़हल संग, केसर और रजनीगंधा, कमल गुलाब गुलमोहर पर, रीझे सुबह सुकोमल वृंदा तुलसी। वातायन से झांक झांक, रोशनदान खिड़की से, वातायन से झांक झांक, उपवन से आती हर सुगंध, तरुणी का करके सम्मोहन, कहती आओ आया बसंत। तरुणी मानी यंग गर्ल। मन है कैसे रुक पाएगा, झट उपवन में आ जाएगा, और वहीं प्रिय से अपने अब मिलने जाया जाएगा। और वहीं प्रिय से अपने अब मिलने जाया जाएगा, चली नयन ले अंजन धार, मले कपोलों पर अंगार। अभी कैसे जा रही है अपना श्रृंगार करके, चली नयन ले अंजन धार, काजल लगा के, मले कपोलों पर अंगार, श्वेत मालती अधर गुलाबी, गोरी इतनी है मालती के फूल जैसी, श्वेत मालती अधर गुलाबी, पिंक लिप्स, धरे लजीला स्मित उद्गार, प्यारी सी मुस्कान जो अपने फेस पे सजाकर, भाव लिए मुख चारों चंचल, चेहरे पर सुंदर और चंचलता वाले उसके भाव हैं। भाव लिए मुख चारों चंचल, आत्ममुग्ध हो केश संवार, जब अपने बाल संवार रही तो बहुत आत्ममुग्ध हो रही है, अपने पे ही मुग्ध हो रही है। भाव लिए मुख चारों चंचल, आत्ममुग्ध हो केश संवार, तन पर स्वर्ण रक्त वर्णित, गोल्डन और रेड कलर के ड्रेस पहन के, तन पर स्वर्ण रक्त वर्णित, धारे सुंदर नव परिधान, नेह भरी मृग स्मृतियों की, मानस में अनुपम थाती, मानस मतलब आपकी यादों में, जहन में अनुपम थाती, खजाना है यादों का। नेह भरी मृग स्मृतियों की, मानस में अनुपम थाती, युगल हृदय ने आज पुनः पढ़ ली अपने दिल की पाती। युगल हृदय मतलब दोनों के दिलों ने। युगल हृदय ने आज पुनः पढ़ ली अपने दिल की पाती, सुबह प्रिया का अपने प्रिय से ही बस नहीं मिलन होगा, भू से नभ तक युवा बसंत का राज, राज हर एक हृदय होगा। बासंती दिन और रातों ने धरती का श्रृंगार किया, महके दहके फूल गिराकर अपने भीतर छुपा लिया। नॉर्थ में इन दिनों बड़े फूल आए होंगे ना, हमारे गुजरात में तो नहीं, नॉर्थ के वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं, जगह जगह फूल ही फूल। बसंती दिन और रातों ने धरती का श्रृंगार किया, महके दहके फूल गिराकर अपने भीतर छुपा लिया। अब पीत धान व पीत पुष्प संग पीत वस्त्र धारण होगा, पीत माने पीला। अब पीत धान व पीत पुष्प संग पीत वस्त्र धारण होगा, माँ सरस्वती का वंदन कर पर्व पंचमी पूर्ण होगा, बसंत पंचमी का पर्व पूर्ण होगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आप आज यहाँ आए स्टोर टॉक्स पर और हमें इतनी अच्छी बातें बताई।
Thank you. Thank you so much, Kavita Thank ji. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, my dear audience, for being with us in this lovely chat today. Tomorrow again, I will come back with another personality who has inspired my life. Good day.